नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत कपूर और इस वक्त मैं मौजूद हूं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। और इसी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच लिविंग इंडिया न्यूज भी यहां की जनता के पास पहुंचा है। कहीं ना कहीं इनके मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जो राजनेता हैं उनसे जवाब लेंगे कि आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसको लेकर क्या कुछ किया। जो वादे थे, क्या वो वादे पूरे हुए या फिर वादे बेवफा रहे, ये सभी इन्हीं राजनेताओं से जानेंगे। सीधे तौर पर सबसे पहले तारुफ करवाता हूं राजनेताओं के साथ, क्योंकि विभिन्न पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं वो हमारे साथ पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से इंजीनियर सुखबीर चहल हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। इसी तरह से अगर जेजेपी की बात करें तो डॉक्टर जसविंदर खेरा जो है वो जेजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें, साहिल सुधा युवा नेता है, इनके पिता विधायक भी हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी तरह से अगर हम आईएनएलडी की बात करें, संतोष दहिया, और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से लक्ष्मीकांत शर्मा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी सीनियर नेता हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं और आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो वादे इन्होंने किए थे, क्या वो वादे इस हल्के में पूरे हुए, क्या प्रॉपर विकास हुआ। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो 2014 में सीधे तौर पर आपको एक मैंडेट मिला था और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता भी आपसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि विकास करेंगे। क्या कुछ किया आपने इस हल्के के लिए, क्या घोषणाएं की थी, क्या उन घोषणाओं पर अमली जामा सही पहनाया गया? क्योंकि सीधे तौर पर आप ही के जो सांसद थे के बाद कमल खिला था, लेकिन वो कमल दूसरे पाले में चला गया। देखिए, बात करें अगर कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र का दुर्भाग्य था कि 2014 से पहले यहां पर टूरिज्म के नाम पे सिर्फ एक मजाक होता था। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पे सिर्फ मात्र 1000-2000 आदमी आते थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का उत्सव मनाया गया। अगर मैं बात कहूं कि अगर ब्रह्म सरोवर पे 4 साल पहले पहुंचने का रास्ता भी नहीं था, जीटी रोड से अगर हम चलते थे तो 4-4 फुट के खड्डे थे, आज ब्रह्म सरोवर तक आने का रास्ता बनाया गया, ब्रह्म सरोवर को स्वच्छ बनाया गया, सुंदर बनाया गया। आपको बधाई देता हूं कि 30 आइकनिक मॉन्यूमेंट्स के अंदर अब ब्रह्म सरोवर आ गया है पिछले साल। इस तरीके का काम किया गया है। आज कोई भी टूरिस्ट आता है कुरुक्षेत्र के अंदर तो आते ही कहता है कि मुझे वहां ले चलो जहां पर गीता के उपदेश दिए गए थे। आज ज्योतिसर के अंदर पहली बार किसी ने शौचालय बनाए, पहली बार उसका चलता पानी करा, पहली बार वहां महिला घाट बनाया गया, पहली बार वहां पर 19 एकड़ पंचायत से जमीन लेकर 37 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर थीम पार्क बन रहा है। इस तरीके का हम लोग विकसित कर रहे हैं कुरुक्षेत्र को कि पर्यटन की दृष्टि से इसको बहुत आगे लेके जाया जाए। खाली ये मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं है, आप सीवरेज की बात करें, आप पानी की बात करें, आप शौचालय की बात करें, आप सड़कों की बात करें। शहर के अंदर आने के लिए जितने भी मुख्य सड़क हैं, डांड रोड हो, उमरी रोड हो, रेलवे रोड हो, पिपली रोड हो, केडीबी रोड हो, सभी सड़कों को शहर के अंदर आने के लिए जितने मुख्य एंट्री हैं सभी को सुंदर बनाया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है, ताकि यात्री आए तो उसे यहाँ आके लगे कि मैं किसी गीता स्थली में आया हूँ, किसी होली सिटी में आया हूँ। उसी के साथ घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना, हर चीज़ हम जोड़ते हैं तो उसको टूरिज्म से जोड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई भी अगर यात्री बाहर से आए तो उसे सुंदर और साफ शहर दिखना चाहिए। पिपली बस स्टैंड पर पहली बार शौचालय बने, बस स्टैंड पर, नए बस स्टैंड पे पहली बार शौचालय बने, पुराने बस स्टैंड पर। ये शौचालय कोई नई चीज नहीं है, पर वो भी पहली बार 4 साल के अंदर जगह जगह शहर के अंदर बनाएंगे और सभी लोग देख सकते हैं। उसी के साथ हमने शहर के युवाओं के लिए आज क्या है, हरियाणा के अंदर 200 रुपये में नौकरी मिलती है। भाई साहब, ये समय पहली बार आया है कि 200 रुपये का फार्म भरो और घर बैठे अपनी नौकरी लो। तो आज हर जगह से, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह से युवा सिर्फ 2 ही बात करता है कि हमारे यहाँ कॉलेज, स्कूल और स्टेडियम। इसके अलावा युवाओं की कोई डिमांड ही नहीं रही। में ये नेताओं की रैलियों में जा जाके जो हम धक्के खाते थे उसका फायदा नहीं है। लाइब्रेरी में और स्टेडियम में जोर लगाएंगे तो नौकरी मेरे घर चलकर आएगी। इस तरीके की जो योजनाएं, इस तरीके की जो हरियाणा सरकार ने काम करके दिखाया है। और रही बात कुरुक्षेत्र की, थानेसर की, तो यहाँ सभी लोग बैठे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि कुरुक्षेत्र के अंदर कितना काम हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, विकास का बखान किया कि बहुत कुछ किया। क्या मानते हैं, विकास हुआ? आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, बोलने वाली बात ही है मेरी। एक तो देखो दोस्त, मैं पहले आपको बता देता हूँ, आपका नाम मुझे नहीं मालूम है। आपका? विनीत कपूर मेरा नाम। विनीत कुमार जी, विनीत कपूर जी। मेरा निवेदन ये है, अगर ये डिबेट चलानी है
तो एक अलग माहौल बनाइए, अगर रैली करनी है तो अलग माहौल बनाइए। ना तो यहाँ नरेंद्र मोदी डिबेट हो रही है, मुद्दों पर बातचीत हो रही है, उन्होंने विकास का किया, क्या विकास हुआ? मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, क्या विकास हुआ? वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक कोई बोलेगा नहीं, यहाँ चिल्लाने से सीखने से कुछ बनेगा नहीं। आप अपने आदमियों को बोलिए कि ये चुप रहें और बात सुने। अगर यहाँ कोई बात सुनना नहीं चाहता, कोई यहाँ बात जवाब लेना नहीं चाहता, तो फिर यहाँ इस डिबेट का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे चलिए पहले सीधे तौर पर जनता से ही चलते हैं, जनता से तारुफ कर लेते हैं, बातचीत जनता से ही करते हैं। क्या नाम है सरकार आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? ऐसा है, बात सुनो। अगर ऐसे मुद्दों पर बात करें तो ही बात का आगे बढ़ा पाएंगे। अगर मुद्दों की बात होगी, सीधे तौर पर मुद्दों की बात करेंगे। क्या बोलना चाहते हैं? हाँ। मैं राम नरेश यादव वशिष्ठ कॉलोनी कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी का मैं खुद मेंबर हूं, सपोर्टर भी हूं, मैंने वोट भी दी थी और पूरा सपोर्ट भी किया था। परंतु ये जो आज विधायक के पुत्र जी कह रहे हैं कि विकास किया है, सड़कें बनाई हैं, बताओ क्या बनाया है? स्कूल के सामने वाली सड़क को देख लो, इस स्कूल के सामने वाली सड़क में 3-3 फुट के गड्ढे हैं, कई बार बच्चे गिर चुके हैं। 3-3 फुट कोई उसमें पानी की लाइन नहीं है और मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं, परंतु उसके अंदर स्कूल के सामने वाली, फ्रंट गेट के सामने वाली पिछले 6 महीने से खुदी हुई है और कई लोग जवाब ले लेते हैं, इसी का जवाब ले लेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं। आप क्या मानते हैं? विकास की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर टूरिज्म का हब बनाया, सड़कें बनाई और बड़ी सी बहुत फैसिलिटी जो है वो लोगों को दी। क्या मानते हैं, क्या कुछ हुआ? अरे विनीत जी, पहले मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त को, मेरा भाई, मेरा बच्चा भी है, इनके जो पिताजी हैं हमारे विधायक साहब आदरणीय सुभाष जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और वो 4 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी में थे, उससे पहले लोकदल में थे। मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, मेरे बच्चे ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, सुनना भाई दोस्तों सभी। इन्होंने एक बात शुरू में कही, अगर आपके पास सारा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, कि कुरुक्षेत्र का दुर्भाग्य था कि 2014 से पहले कि यहाँ पर 2 सरकारें रहीं, तो वाकई कुरुक्षेत्र का दुर्भाग्य था। क्यों दुर्भाग्य था? कि 1994 के अंदर नगर पालिका का चेयरमैन सुभाष सुधा बनता है और आज तक 18 और 6 24 में से 4 चेयरमैन रही है। 20 साल नगर परिषद का चेयरमैन सुभाष सुधा रहता है। अरे तो किसकी बात का दुर्भाग्य? तो वाकई में था। मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने अपना भी बोल दिया कि वाकई में दुर्भाग्य था कि सुभाष सुधा सबसे बड़ा जो आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिसके ऊपर खुले आरोप लगे हैं, मेरा ही दोस्त था, मेरा ही भाई है भाई, कल तक हमारे साथ था, उससे पहले अशोक अरोड़ा के साथ था, जो एक परिवार का नहीं हो सकता। अशोक अरोड़ा ने उसको बनाया, कांग्रेस ने पाला पोसा, उसने दोनों माओ को लात मार करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गया। वो आदमी विकास कराएगा क्या? जहां गलियों की बात है, बड़े में 2005 में, अरे एक मिनट सुन लो भाई, 2005 में कांग्रेस की सरकार आई थी हरियाणा के अंदर। पहली बार जिस ब्रह्म सरोवर की बात करते हैं ना, वह ब्रह्म सरोवर कांग्रेस सरकार ने बनाना शुरू किया था। उसका सौंदर्यकरण कांग्रेस सरकार ने किया था। उसका जो पत्थर, जो टूरिस्ट जो हब की बात आती है, यह तो इन्होंने मोदी की एक लाइन पकड़ी हुई है कि पहली बार हुआ। तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान भी पहली बार ही पैदा हुआ। 26 मई 2014 में हिंदुस्तान पैदा हुआ है। तो भाई इनकी सोच को दाद दूंगा। जवाब ले लेते हैं, इनसे जवाब ही ले लेते हैं। बड़े आरोप का जवाब लेते हैं। आता हूं आपके पास। बड़ा आरोप लगा दिया, सीधे तौर पर कह दिया 20 साल रहे। अगर 20 साल रहे तो क्या हुआ? शायद मेरे पूज्य अंकल जी को ये नहीं पता, शायद अंकल जी को ये नहीं पता कि जो सड़कें की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो पिपली रोड हो, उमरी रोड हो, ढांड रोड हो, ये पब्लिक हेल्थ ने, पीडब्ल्यूडी ने बनाई है, नगर परिषद ने नहीं बनाई। ये सारे काम B&R ने करे हैं। और जो ब्रह्म सरोवर का काम हुआ है, ये ब्रह्म सरोवर का जो काम हुआ है, ये सेंटर ने किया है। 97.5 करोड़ सेंटर से आया है, जिसने ब्रह्म सरोवर का काम किया है। नगर परिषद का काम नहीं करती है। और पार्टियों के भी नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। विकास का बखान हो रहा है मैम, क्या मानते हैं? क्या वाकई में विकास हुआ या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला? देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ आए हैं लोग, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। जितने लोग आए हैं एक बार शांति से बात सुनने का जरूर प्रयास करें। आप सबके सामने हाथ के हम प्रार्थना करते हैं। केवल मोदी चोर है, राहुल चोर है कहने से बात बढ़ने वाली नहीं है। मैं आपके साथ मुद्दे रखना चाहती हूं और आपसे मैं प्रार्थना करना चाहती हूं। ये देश केवल मोदी और राहुल का नहीं है, ये देश तुम्हारा है। इस देश को समझने की कोशिश कीजिए। आपके साथ जो जो अत्याचार होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और देश में बीजेपी की सरकार आई। मैं ये बताना चाहती हूं, मेरे सामने बहुत सारे युवा साथी खड़े हैं, मैं बताना चाहती हूं नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी रोज दूंगा। भाई ने अभी कहा कि 200 रुपए में आज नौकरी मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि 7 करोड़ आपके पैसे थे, 7 करोड़ रुपए आपने फार्म के भरे हैं, जिसके अगेंस्ट केवल 209 नौकरियां मिली है। मैं आपको बताना चाहती हूं। दूसरी बात, इन्होंने गीता की बात करी, इन्होंने धर्म नगरी की बात करी। मैं आपको बताना चाहती हूं एक गीता जिसका रेट गोरखपुर में केवल 480 रुपए है। साथियों वो पैसा आपका है। 480 रुपए में गोरखपुर में जो गीता 38,000 की खरीदी है, 38,000 की एक गीता इन लोगों ने खरीदी है, 38,000 की। वो पैसा नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो पैसा उस रिक्शा चलाने वाला का है, वो पैसा उस गरीब मजदूर का है जिस 38,000 में एक गीता खरीदी जाती है। सड़कों की बात करी, नहीं विनीत आप सुनिए, सड़कों की बात करी। सड़क ये यहाँ पे हमने धरना दिया, ये भाई यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर धरना दिया। मैं आपको सड़कें आपको मैं लेके चलती हूँ, अगर आपके पास समय है तो मैं सड़कें दिखाती हूँ आपको। कुरुक्षेत्र की सड़कें, अगर आप 8 सेक्टर में जाएंगे, अगर आप पिपली में जाएंगे, आपको मालूम लगेगा कि सड़कें कितनी बड़ी हैं। उससे पहले भी भाई यहाँ पर अभी सही कहा भाई 5 साल की बात क्यों करते हैं। उससे पहले भी यही सुभाष सुधा ही या उनकी पत्नी ही यहाँ पर रही हैं, तो सड़कों का काम तो नगर पालिका का है, उनको ही बनानी थी और उन्होंने ही नहीं बनाई। आज मैं बात करती हूँ, अगर मुद्दों की बात करें, केवल ये नारे, केवल देशभक्ति के नाम पर ये वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, आप हमें वोट दो, हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे 5 साल में राम मंदिर नहीं बना, लेकिन आज फिर कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे। अगर राम मंदिर नहीं बना तो इन्होंने देशभक्ति के नाम पर अरे इतने सारे लोग मार दिए हमारे देश। जवाब ले, आपने कई मुद्दे उठाए, इन्हीं मुद्दों पर आपके पास दोबारा आता हूं। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हैं, जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, जसविंदर खैरा, इनसे बातचीत करेंगे। बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, ये कहा गया संपूर्ण विकास होगा। गीता जयंती की इन्होंने बात की, कुरुक्षेत्र के विकास की इन्होंने बात की, लेकिन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें, और भी हल्के हैं, शाहबाद की बात करें, लाडवा की बात करें, या आसपास के जो और हल्के हैं उनकी बात करें, वहां क्या हुआ? क्योंकि अगर सड़कों की हाल आप कह रहे हैं कि सड़कें बेहतर हुई हैं, आज भी अगर उन इलाकों में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो पता लगता है भाई कि दौरा कैसे हुआ। आप क्या मानते हैं, क्या विकास हुआ? देखिए मेरे कुरुक्षेत्र के सभी सम्मानित जो लोग हैं और बड़े सूझवान लोग खड़े हैं, मैं सबसे पहले तो इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी ने जो हमारे बीच में एमपी का कैंडिडेट पिछली बार जो कुरुक्षेत्र की जनता ने जिताकर भेजा था, ये आप बताएं कि क्या वो सही मायने में यहां पर जीतने का हकदार था? आप ही जवाब दो कि क्या वो सही मायने में जीतने का हकदार था? जिस आदमी ने हमारा भाईचारा बिगाड़ दिया, हमको जातिवाद के एक रास्ते में धकेल दिया, उस आदमी को बीजेपी ने यहां से कैंडिडेट बनाया और जिताकर भेज दिया। दूसरा, थोड़ा सुनने का मादा रखें। उसके बाद कितने ही दंगे इस हरियाणा प्रदेश में करवाए, वो बीजेपी जग जाहिर है, बीजेपी जानती है। बीजेपी ने आज तक भी उसको ऐसा कोई नोटिस या उसको पार्टी से नहीं निकाला कि वो बीजेपी का अब पार्टी में नहीं है। तो अब तक वो पार्टी का, बीजेपी का ही एमपी बनकर अब भी लोगों के बीच में घूम रहा है। दूसरा मेरे भाई साहिल सुधा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई गई, आज तक कभी भी ऐसी गीता जयंती नहीं मनाई। वाकई में ऐसी गीता जयंती कभी नहीं मनाई गई। जब हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में जहां पर
सभी लोग अपना शीश निभाने आते हैं और जिस गीता ग्रंथ को हम इतना पवित्र मानते हैं, उस गीता ग्रंथ को एक गीता की जो हमारा ग्रंथ है उसे 38 हजार रुपए में बेचने का काम किया। और दूसरा, स्वामी ज्ञानानंद जो यहाँ पर इनको कौड़ियों के भाव जमीन देकर उनको एक पता नहीं क्या वहां पर बना रहे हैं, क्या नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने वाकई में वो जमीन देनी थी तो वो जमीन गरीब लोगों के फ्लैट, उनके घर बनाने में देते ताकि उनको लाभ होता। तो ये बीजेपी सरकार के काम है। दूसरा, मोदी साहब ने बड़े बड़े वायदे किए थे, 15-15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मेरे पीछे साथी खड़े, तो जुमला, वो तो अमित शाह खुद कह गए थे कि जुमला है वो तो पहले ही कह गए थे। आपसे ही बात कर देते हैं, आम आदमी पार्टी के भी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ, हमसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या मानते हैं, कुछ हुआ या सिर्फ वादे हुए? मेरे ख्याल से ये कुछ विलुप्त पोथियां लेके आया हूं बीजेपी की। 2014 का घोषणा पत्र है। अगर बीजेपी में मोदी साहब इस 2014 के घोषणा पत्र को पढ़ दे तो 1 लाख रुपया मेरे से इनाम ले जाएं। 2014 का 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां दे दियो तो 1 लाख रुपए इनाम मेरे से ले जाएं। दूसरी बात, आज ही पंजाब केसरी की रिपोर्ट आई है, 24% वादे पूरे किए, 34% पे हाथ ही नहीं लगाया। हालात ये है इनके कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जुमले हैं। और इन्हीं जुमलों के कारण आज 91 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है, जहां पे जमानत जब्त होने वाली है। यूपी की 8 सीट तो हार चुके हैं, बाकियों के अंदर बुरा हाल है। जमानत की इन्होंने बात करी, इन्होंने जमानत की बात की। हाँ। दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी पे इतना काम कर दिया। शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। बागल गांव का राजेश पुनिया आज भी सड़कों के ऊपर उसका परिवार फिर रहा है, उसको 1 रुपए का भी फायदा नहीं दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं, जो ये नकली देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी है, इन लोगों को उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। ये लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। हरियाणा का भाईचारा खत्म करने का काम किया इन्होंने। आज धर्म के नाम पे राजनीति की, पहले अयोध्या किया, फिर मालेगांव किया, फिर गुजरात के अंदर, और हरियाणा में आए तो जाट नॉन कर दिया। वो मोदी जो कहता है मैं सशक्त नेतृत्व देता हूं, भाई साहब उस मोदी से एक सैनी नहीं संभला। राजकुमार सैनी एक एमपी जिसके मुंह पे ताला नहीं लगा सका, उसकी शह पे वो काम करते रहे। आज इनेलो और एलएसपी दोनों उसके हाथों ही कठपुतलियां बनी हुई है। इनेलो तो आज मर्ज होने के तैयार है। और दूसरी बात कर ले, आपके नवीन जिंदगी, उनको समझ में नहीं आ रहा मेरे को इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। एक सवाल आपसे भी, आपकी पार्टी भी पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे कर रही थी। आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी का दर्जा आप ही ने दिया था। आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन की रणनीति क्यों बनाई गई? देखिए, मैं आज भी कहता हूं कांग्रेस एक भ्रष्टतम पार्टी है, लेकिन वहां पे अगर बात करें 2G घोटाला कैसे आया, कैग थी, सीबीआई थी, सुप्रीम कोर्ट थी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं, बीजेपी ने इन संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है। आज हमारे हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल आगे लग चुका है। भाई साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई घोटाला नहीं आने वाला। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाशा तभी आएगा जब समर्थन होगा और कहीं ना कहीं गठबंधन होगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो वो मोदी के मुंह पे तमाचा है कि राफेल के अंदर दलाली हुई है। जवाब ले लेते हैं। राफेल का मुद्दा उठाया, गीता जयंती की आपने जिक्र किया था, गीता जयंती का मुद्दा उठाया, सड़कों का मुद्दा उठाया, बहुत से मामले उठाए और आप पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के भी, नौकरियों का वादा भी, उसमें भी वादा खिलाफी, 15 लाख तक का जिक्र हो गया एक बार फिर से। क्या कहेंगे इन आरोपों? मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ सवाल करा यहां मेरे से। मैडम ने कहा कि 2009 में मेरे पिताजी ने आजाद चुनाव लड़ा था, शायद वो अंकल भूल गए कि 2009 के अंदर आजाद चुनाव लड़ा था। अगली सुनिए, इन्होंने गीता जयंती के रेट की बात करी। आप ये बता दीजिए, आपकी सरकार में ग्रुप डी की नौकरी कितने रेट पे बिकती थी? आप उसकी बात बताइए। एक सवाल आपसे भी, आपने ग्रुप डी का जिक्र किया, आपने नौकरियों का जिक्र किया। पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उनके पास से नौकरियों की एक बड़ी सूची निकली थी, वो क्या था? कुछ लोग, सरकार क्या होता है कि 5 साल के लिए सरकार आती है, पर ऐसे व्यक्ति को बिठाकर जाती है जो 35 साल तक सरकार की नौकरी करता है। इन्होंने ऐसे लोग हम लोग को दे रखे हैं जिनसे काम कराना बहुत ही मुश्किल है काम कराना। आप पे ठीकरा फोड़ दिया, आपकी सरकार पे ठीकरा फोड़ दिया।
बात ऐसा है विनीत जी, पहली बात तो मेरा भतीजा है ये। मैं इसको कहना चाहता हूँ कि भाई 2009 में भी आपके पिताजी चुनाव लड़के हमारे पास वापस आ गए थे, फिर भी हमारे साथ रहे और हमने चेयरमैन बनाया। एक सेकंड, उसके बाद सुनिए, आपको गिला ये है कि आपका साथ क्यों छोड़ा? सुनिए, उसके बाद जहां तक इस 5 साल की बात है, भारत भूषण भारती भ्रष्टाचार की बात करी है ना, लोकल भ्रष्टाचार तो इतना है कि यहाँ पे जितनी सड़कें खोद लो, एक ही उठाओ, पता नहीं कितना भ्रष्टाचार है। उसके बाद राज्य के अंदर भारत भूषण भारती जो चेयरमैन है भर्ती आयोग का, उसके ऊपर सरेआम आरोप लगता है भर्ती में पैसे खाने का। कांग्रेस की बात करते थे, कांग्रेस के जिस नेता पर आरोप लगे, कांग्रेस ने उसको पार्टी से निकाला, कोर्ट में उसके खिलाफ पैरवी नहीं करी। लेकिन भारत भूषण भारती के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की तरह से दिन रात भारत भूषण भारती की पैरवी करती है, सारे विधायक करते हैं, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं हर भर्ती के अंदर। अभी मेरे भाई ने 200 रुपए की बात करी ना, अगर के चिट्ठे हम खोलेंगे। 4 दिन पहले की बात है, एबीपी न्यूज पे मैं डिबेट पे था भाई, जहां पे मैंने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू देखा था जो एबीपी न्यूज चैनल वाले को धमका रहे थे। उसके बाद क्या किया, कल सुप्रीम कोर्ट का वो कहते हैं कि भाई उसको पकड़ा नहीं करता। भाई जितना मर्जी बोल लो, है तो कुछ नहीं। उसके बाद जब इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने एंकर को बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको मानते नहीं है, तो किस लिए बैठे हो? कल का ऐतिहासिक दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जैसे बेशरम इंसान की, जो कल धोती खोल लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें कहा था कि राफेल का मामला कैंसिल कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके के अंदर, अरे बड़ा तगड़ा चौकीदार है, राफेल की फाइल खुद ही खा गया। इतना तगड़ा चौकीदार राफेल की फाइल खुद खा गया। चौकीदार रेफल का जिक्र किया, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और सरगर्म मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जनता से भी सवाल लेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में नदारद होते नजर आ रहे हैं। सरकार चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के पास चलूंगा क्योंकि सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। भाई साहब, आपके ऊपर आरोप है विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, और सबसे बड़ा आरोप आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आप कहते हैं विकास किया, अगर विकास किया तो फिर आपके सांसद ही आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बड़े भाई ने बात करी कि जो पुराने कैंडिडेट थे राजकुमार सैनी जी, वो पार्टी में है या नहीं। इस मुद्दे में तो पूरा हरियाणा रहा, जब पता नहीं लगा दुष्यंत जी पार्टी में है कि नहीं। हम सोचते रहे कि दुष्यंत जी पार्टी में है कि अलग पार्टी बन गई है। ऑफिशियली लेटर उन्होंने जारी कर दिया, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को भी लिख दिया कि पार्टी से जा चुके हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आपकी पार्टी ने क्यों लेटर जारी नहीं किया? देखिए, एलएसपी ने अलग पार्टी बनाई, ये हर एक का अपना राजनीतिक एक जीवन होता है। उनको लगा कि उनके अलग मुद्दे हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं चले, इसीलिए पार्टी ने नायब सैनी जी, जो कि ये लोग सब काफी लोग जो कि विपक्ष है, ये कहते हैं कि भारी कैंडिडेट, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि जब नारायणगढ़ से उनको टिकट दिया था तब से बाहर भेजे गए थे। रहने वाले बबैन के हैं, मंगोली गांव के, आज उनकी घर वापसी हुई है। कल कैंडिडेट आपको दिया गया है और आपने उसको जिताकर भेजना है। चलिए, घर वापसी हुई है, सीधे तौर पर आपसे बात करेंगे। घर वापसी हुई है, विकास की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भारी प्रत्याशी हैं। इससे पहले जो राजकुमार सैनी को इन्होंने जो सांसद बनाया था, ये इन्होंने एक बात की है दुष्यंत की और राजकुमार सैनी की। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुष्यंत सांसद हैं, उन्होंने यहाँ जात पात और जहर घोल करने का काम उन्होंने नहीं किया। राजकुमार सैनी ऐसा आदमी है जिसने इस हरियाणा को जलाने का काम किया है, और लगातार वो आदमी जो हरियाणा में आग लगाता है, वो लगातार सांसद रहता है और इनकी सरकार आंख बंद कर लेती है। पूरे हरियाणा को जलाने के बाद भी वो सांसद रहता है और ये उनकी पैरवी करते हैं। जब वो इनकी सरकार में था तो वो बहुत पाक साफ था,
आज अगर उसने अलग से पार्टी बना ली है तो वो बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। बीजेपी ने तो ये घोषणा कर दी है, जो बीजेपी की बात करेगा वो देशभक्त है, जो बीजेपी से विरोध में बात करेगा वो देशद्रोही है। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल इन्होंने उठाया, जनता के बीच में चलते हैं, जनता से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं राधेश्याम मधवा, इसी वार्ड से नगर पार्षद हूँ। राधेश्याम जी, वार्ड से आप पार्षद है, वार्ड की बात करते हैं, सड़कों का जिक्र होता है, विकास का जिक्र होता है, क्या वाकई विकास हुआ शहर का? चाहे कितनी भी सरकारें रही हो, जहां पर इस शहर को होना चाहिए था, इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को होना चाहिए था, क्या वहां पहुंच पाई है? मैं लगातार तीसरी बार नगर पार्षद बना हूं इसी वार्ड से। अगर कोई विकास या मैंने कोई काम ना किया होता तो मुझे जनता, यहाँ की जनता बार बार नगर पार्षद क्यों बनाती? ये एक मेरा आपके सामने प्रूफ खड़ा हूं, जो मैं तीसरी बार लगातार एमसी बना हूं यहाँ से, जो विकास किया तो ही तो मानते हैं कि आपने विकास किया है। भाई साहब क्या मानते हैं, विकास हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। मैं भाई साहिल सुधा से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि विकास हुआ है, आप खुद जाके यूनिवर्सिटी से बिरला मंदिर के बीच जाके, क्या यही विकास हुआ? अब एक बात तो आपको मैं बता दूं, अगर बीजेपी को दूर सकाने कोई काम करेगा तो युवा नेता दुष्यंत चौटाला करेगा। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, हौसला की काव्य मंजिल पाने के लिए। जय दुष्यंत। चलिए, ये दुष्यंत के समर्थक हैं, ये बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, आप भी समर्थक है किसी के? हाँ जी, किसके समर्थक है? बीजेपी का समर्थन है, नरेंद्र मोदी का समर्थन है। आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। विकास हुआ होगा फिर? बिल्कुल विकास हुआ है सर। चलिए, विकास हुआ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधुसूदन बवेजा है, पूर्व पार्षद हूँ सेक्टर 15 से, थानेसर से। सरकार थानेसर से है, थानेसर से ही सुभाष सुधा जो है वो विधायक भी रहे, क्या मानते हैं, कुछ हुआ? पूर्व मैं सुधा जी के साथ एमसी रहा हूँ, उनको चेयरमैन बनाने में मेरा हाथ भी था, मैंने वोट डाली थी उनको। जब मेरे राज में, कांग्रेस के राज में, एक भी सड़क पे ऐसा दुराचार नहीं था, वे तोड़ दी बना दी। आज भी आप सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, कोई भी सड़क बनी हो, मैं जिम्मेवार हूँ। जहाँ पे मेरे अपना एमएलए साहब रहते हैं, विधायक रहते हैं पवन सैनी जी, उसका एरिया देख लो सेक्टर 7 का, अगर बनो मैं जिम्मेवार हूँ। चलो सुनो भाई, सुन लो, अब सुनो एक बात, अरे सुनो। चलिए, वो आपको कह रहे हैं कि अभी जाके देखेंगे। मिडिल स्कूल सुन लो, मिडिल स्कूल मैं नहीं करता, मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट का, एक साल से मैंने सीएम इंडो में दरखास्त दे रखी है, आज तक उसका फैसला। अभी चलो, चलिए एक और सवाल है। अभी चलो की बात है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप पिपली गांव में जाकर देखो, आप 8 सेक्टर में जाकर देखो, आप इन कॉलोनियों में जाकर देखो, आप यूनिवर्सिटी में जाकर देखो, इतने बड़े गड्ढे हैं, ये विकास की बात करते हैं। और बात इन्होंने करी पूरे प्रदेश की है, ये तो तस्वीर पूरे प्रदेश की है। एक बात करी थी इन्होंने, डी ग्रुप की बात करी थी, नौकरियों की। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया था, इतने बड़े आंकड़ों में केवल 209 नौकरियां बीजेपी ने दी है, जिसका ही ढंडोरा पीट रहे हैं। इसके बाद इन्होंने डी ग्रुप में पैसे लेने की बात करी थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीबीआई ये प्रूव नहीं कर पाई कि कोई पैसे की लेन देन हुई है। बावजूद इसके अगर कोई विकास किया, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। चलिए, ओम प्रकाश चौटाला जी की इन्होंने देन बताया जो विकास हुआ है। कुछ और लोग जो हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या नाम है आपका? सुरेश कोल। किस पार्टी से संबंधित है, पहले तो ये बताएं। पार्टी से नहीं है, चौकीदार भी चोर है और राहुल भी चोर है। आम पार्टी दिल्ली में काम कर रही है और विकास का काम भी कर रही है। आम आदमी पार्टी से समर्थक हो गए, फिर आम आदमी पार्टी के समर्थक हो गए। चलिए और लोगों से बात करेंगे। पहले सवाल। हाँ जी, आपकी काफी देर के बाद बारी आई है, आपसे बातचीत करते हैं। देखिए सर, ये कुछ युवा हैं जो मैं समझता हूं कि भटक चुके हैं। आज ये मोदी के नारे लगा रहे हैं, कुछ युवा हैं जो, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या जितने युवा खड़े हैं, आप में से एक भी युवा काबिल नहीं था जिसे मोदी जी यहाँ पर टिकट देते वो उसको हम एमपी जिताकर भेजते? बड़ी शर्म की बात है। और एक बाहरी कैंडिडेट लाके, नारायणगढ़ से कैंडिडेट लाके यहाँ पर आज थोपने का काम कर रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र के जनता मूर्ख नहीं है। मोदी जी ने हमें 5 साल मूर्ख, साहिल जी आप चुप रही, मोदी जी ने हमें 5 साल खूब मूर्ख बनाया, जात पात के दंगों से लड़वाया। मोदी जी ने बात की थी विकास की, मोदी जी ने कहा था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। ये युवा भटका, युवा की मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं बनने चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि हर विधानसभा में गर्ल्स कॉलेज बनवाएंगे, क्यों नहीं गर्ल्स कॉलेज बनवाए? बात आप
की करो, बात आप बांटने की मत करो, बात विकास की होनी चाहिए। ये कह रहे हैं सीधे तौर पर जाट आरक्षण आंदोलन का जिक्र करते हैं। वो आंदोलन ऐसा था जिसमें कहीं ना कहीं प्रदेश जो है वो जलने के कगार पर था, कई इलाके तो जले भी थे। तो ऐसे समय में जब आपके सांसद पर आरोप थे, उस समय क्यों सख्ती बीजेपी ने नहीं दिखाई? यही इनका जवाब है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब आरक्षण के समय पे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी की ऑडियो क्लिप में क्या बोला उन्होंने कहा हम ही करेंगे कि तुम भी कुछ करोगे। जवाब दे उस बात का कि उस ऑडियो क्लिप में क्या हुआ था। हाँ जी, आपसे ही बात कर लेते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र का जिक्र हुआ और वैसे मुझे आभास भी था कि कुरुक्षेत्र में आएंगे तो जाट आरक्षण आंदोलन का जिक्र होगा। देखिए सुनिए साहब, दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो जो प्रोफेसर वीरेंद्र के ऊपर आरोप हैं, इनकी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। अगर प्रोफेसर वीरेंद्र दोषी है, वो जेल में क्यों नहीं भेजा भाई? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं कि प्रोफेसर, अरे चुप हो जा 2 मिनट यार, क्यों टर्न कर रहा है 2 मिनट। तो अगर प्रोफेसर वीरेंद्र का वो था, कर लेते गिरफ्तार, किसने रोका था? दूसरी बात है, कैप्टन अभिमन्यु खुद जो है इस कांड में शामिल है। इनके लोगों ने, लेकिन उनका तो अपना घर जला, बच्चे भागे, उन्होंने भी चलाया। क्या खुद चलाया? बिल्कुल, मुआवजा लेने के लिए। मुआवजा 30 करोड़। क्या जब शपथ पत्र दिया गया चुनाव के अंदर, क्या उस कोठी का मूल्य 30 करोड़ दिखाया गया था? उस कोठी का मूल्य बहुत कम था। उसके अंदर आग लगा करके 30 करोड़ का मुआवजा कैप्टन अभिमन्यु लेता है और चरित्र की बात करते हो। सुनिए साहब, हेमा मालिनी, अब गीता जयंती की बात करता है मेरा भतीजा, गीता जयंती की बात करता है। हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की, अरे सुनो यार, भारतीय जनता पार्टी की गीता जयंती पे आकर के 15 लाख रुपए नकद लेकर जाती है, डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी का प्रधान दिल्ली मनोज तिवारी 11 लाख रुपए नाच कुरुक्षेत्र में नाचने के लिए 11 लाख रुपए, शर्म नहीं आती? और फिर ये एक और आरोप है, एक और आपको और समय दूंगा। वधवा जी ने अभी एक बात कही, अच्छी बात कही, पर वो भूल गए बेचारे। सुधा साहब के साथ हैं, कल तक हमारे साथ थे, पार्षद हूं, 3 बाकी में, लेकिन वो 2 प्लान तो कांग्रेस है, कसम कांग्रेस ने दिया जो कुछ दिया। मैडम, एक सवाल अब आपसे भी, जाट आरक्षण आंदोलन जो हुआ, आप मानते हैं कि राजनीति उसमें हुई, राजनेताओं की इन्वॉल्वमेंट थी? राजनीति के कारण था। हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया तो वो राजनीति के कारण था। मैं एक सवाल आपके माध्यम से आज मैं जनता के सामने रखना चाहती हूँ। हम आजाद जब नहीं हुए थे, उससे पहले हिंदुस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, मैं मानती हूँ, समझ में आती है, लेकिन आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि 2 आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और 2 कुर्सी प्रधानमंत्री की हिंदुस्तान में थी नहीं, इसलिए इन लोगों ने धर्म के नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। आज गोधरा कांड होता है। जाट आरक्षण की मैं अगर बात करूं, जाट आरक्षण में बीजेपी और प्रदेश को जलाने का काम किया है। आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी वो जो गड्ढे हैं, इन्होंने वो खोदे हैं। बिल्कुल, बीजेपी पर यहाँ पर गंभीर आरोप है। आपसे बात करते हैं आम आदमी पार्टी से। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो भी एक्टिव होती नजर आ रही है और ये चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं प्रचार करती भी नजर आ रही है। हालांकि गठबंधन को लेकर कई सवाल है और कई सवाल है। क्या मानते हैं, आपको लगता है जो है वो छुपते नजर आ रही है? इन्होंने मुद्दों पे राजनीति की नहीं। 4 साल पहले जब बीजेपी आई तब से अघोषित आपातकाल है। चाहे वो सड़कों के ऊपर किसी को पकड़ के पीटने का काम हो, चाहे गो हत्या के नाम पे हो, आज इस स्टेज को कैप्चर करने का काम हो। ये चीज क्या होती है, अब पता चलता है कि अब कानून व्यवस्था नहीं है, अब गुंडों का राज आ गया है। इनेलो को खत्म किया गया, इनेलो को गुंडा पार्टी बोला जाता था, आज बीजेपी को गुंडा पार्टी बोला जाता है, क्योंकि इनका अध्यक्ष तड़ीपार है। जो गुजरात के अंदर उसको तड़ीपार की सजा दी गई थी, आज उसका कार्यकर्ता उसकी झलकती है। दूसरी चीज है, आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर चिकित्सा के उस चीज को अगर आप बात करोगे तो किसानों को 6,000 देने का काम करते हैं, चिलम पीने वालों को 5,000 रुपए महीना देते हैं, किसान को 6,000 रुपए महीना देते हैं। बाबों की सरकार बना दी है साहब। मेरी फसल मेरा पोर्टल नाम से किसान को लूटने का काम किया है।
किसान को और अड़ती को तोड़ने का काम किया है। मेरा भाई अड़ती है, बता दे उसके साथ नहीं हो रहा हो तो। तीसरी चीज है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, गंभीर समस्या है, मेरे सारे भाई सुनना भाई, गंभीर समस्या है, यहाँ का एरिया डार्क जोन के अंदर है और डार्क जोन के होने के कारण यहाँ पे फसलों के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं की जा रही और ये सरस्वती के अंदर कानून तो और बोरवेल से सरस्वती में पानी चलाते हैं। अरे भाई मेरे, एक दादूपुर नलवी नहर थी वो आपने बंद कर दी, स्त्री का काम किया, किसानों को गन्ने की आपकी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, सरसों की फसल सड़कों के ऊपर मंडियों के अंदर पड़ी है, सरसों की मंडियों के अंदर पड़ी है। अगली चीज जो आपको बताना चाहता हूं, रोजगार के नाम पे इन्होंने एमएससी करे हुए, पीएचडी करे हुए, बीएड करे हुए बच्चों को चपरासी बना दिया। आज वो जूठा पानी का गिलास उठाने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, ये आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, विकास के नाम पर ये कहते हैं कि भेदभाव हुआ। किसानों की बात आती है, किसानों के ऊपर जबरदस्ती फसल बीमा योजना थोपी जाती है, जबरदस्ती किसानों का बीमा किया जाता है, जबरदस्ती किसान बीमा योजना लेकर के आते हैं। और बड़े कमाल की बात है कि जिस योजना को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़े चाव लश्कर से लेकर के आए थे, आज उसी पे मुंह कर खा चुके हैं। आज कहते हैं कि स्वैच्छिक बीमा योजना होगी कि जिसका मन करेगा ना करवाए। तो भैया पहले जबरदस्ती क्यों ठोकी थी तो बता, बीमा किया गया था, उसका पैसा कहाँ है? किसानों से पैसा इकट्ठा करके गया, विजय माल्या को दिया गया, तो कहाँ भाई? किसान को क्यों मारते हो? फसल बीमा योजना के नाम पर आप पर आरोप लगा दिए, ये कह दिया किसानों की मर्जी के बिना उनसे पैसा लिया गया, किसानों की फसलों का मुआवजा उनको नहीं। आज भी की बात करें तो इस हल्के के प्रदर्शन करते नजर आए क्योंकि बरसात की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से उसकी को मुआवजा था, सारा खातों में आ चुका है। अभी अंकल जी ने कहा कांग्रेस के वक्त में चेयरमैन रहे तो नवीन जिंदल जी अपने ही कांग्रेस के एमसी के लिए वोट डालने नहीं आए, एमपी की वोट डालने नहीं आए वो। इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो ज्यादा सरगर्म रही, जो जनता के मुद्दे थे वो जरूर नदारद रहे। देखना होगा कि अगली किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरह से प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा सरगर्म रहेगी या फिर मुद्दों पर भी चर्चा हो पाएगी, क्योंकि इस चुनाव में ज्यादातर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हो रही है, लेकिन जो जनता है क्या असल मुद्दे नदारद हो रहे हैं, क्या जो सेवाएं हैं उनको बेहतर किया गया, क्या रोजगार के अवसर मिले, तो यही देखना कि इन मुद्दों का सलूशन हो पाएगा। कैमरा